MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Vector Stacks। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आखिरकार पूरा भारत ही नहीं लेकिन पूरा भारतीय उपमहाद्वीप पूछ रहा है आज कि आखिरकार हो क्या रहा है। दुनिया भर में त्राहिमाम मचा हुआ। दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र नेपाल, दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र नेपाल 2000 की सदी जब से शुरू हुई, 2001 जब वहां के तत्कालीन राजा बीरेंद्र और उनके पूरे परिवार को एक बहुत ही जिसे कहते हैं ब्लडी मैसेकर में मार दिया था। कहा जाता है कि कोई अंदर का व्यक्ति था तब से लेके और 2025 आ गया, करीबन 2.5 दशक। ये 2.5 दशक 25 साल से नेपाल हर 2 साल में, हर 1.5 साल में, हर साल भर में आंदोलन, कभी कहीं आगजनी तो कभी कहीं, कभी काठमांडू में तो कभी पोखरा, कभी नेपाल के एक कोने में तो कभी नेपाल के दूसरे कोने में। और ये हमारे लिए चिंता करने की बात इसलिए है क्योंकि नेपाल दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र है, एक लौता। कई और धर्मों के कई और सैकड़ों देश हैं लेकिन सनातन हिंदू का घोषित हिंदू राष्ट्र एक है और वो है नेपाल। और ये बात आज से नहीं, सदियों से लोगों की आंखों में खटकती है। चाइना तो वहां कब्जा करना चाहता है, अमेरिका तो वहां पे मेडल करता है। जब 2001 में नेपाल के पूर्व राजा बीरेंद्र और उनके परिवार का उन्हीं के घर में जो मैसेकर हुआ, जो गोलियों से भून दिया गया, उन्हीं की डाइनिंग टेबल पे राजमहल के अंदर बहुत सारी अटकलें लगाई गई, बहुत सारी बातें की गई कि ये कौन है, ये क्या उनके भाई का बेटा है, ये क्या उनका कोई अपना है या कोई विदेशी एजेंट। कईयों ने कहा चीनियों ने कराया है, कईयों ने कहा अमेरिकन ने कराया है और कईयों ने यह भी कहा कि तत्कालीन भारत की सरकार ज्यादा मेडल कर रही है, नेपाल पे कब्जा सब करना चाहते हैं। क्यों? भारत को अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ नुकसान हुआ है जब से राजा बीरेंद्र को और उनके परिवार को उन्हीं के राजमहल में मार दिया गया। वो 2001 का चित्र और 2025 का चित्र अगर मैं टाइमलाइन हटा दूं, शुभम कभी कभी कुछ कर लिया करो, एक 2001 की तस्वीर निकालो उस आंदोलन की और ये 2025 की आज की, अगर मैं सिर्फ तारीख हटा लूं दर्शकों तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा 2001 का आंदोलन है और कौन सा 2025 का। इट इज कंटिन्यूइंग, ये जारी है। कारण बदल रहे हैं, नेता बदल रहे हैं, कभी प्रचंड आते हैं, कभी ओली आते हैं, दोनों लेफ्ट हैं, दोनों कम्युनिस्ट हैं। प्रचंडा थोड़े मॉडरेट, ओली तो कहा जाता है कि बिल्कुल चाइना के डिफेक्टो हैं। भारत से दोनों बात करते हैं, प्रचंडा भी ओली भी। कहा जाता है प्रचंडा इज बेटर फॉर इंडिया, लेकिन कहां है प्रचंडा? काठमांडू की सड़कों पे, संसद भवन के अंदर। युवा नेपाली इस बार किस लिए बाहर आए हैं? क्योंकि फेसबुक बंद हो गया है जी, क्योंकि यूट्यूब बंद हो गया है, क्योंकि इंस्टाग्राम बंद हो गया है, व्हाट्सएप बंद हो गया है, एलॉन मस्क का एक्स बंद हो गया और इस तरीके की कुछ 18, 22, 23 ये टिकटॉक सब बंद हो गया। आपको लगता है कोई टिकटॉक के लिए प्रोटेस्ट पे आता है? आपको लगता है रील बनाने के लिए कोई प्रोटेस्ट पे आता है? नहीं। दरवाजे के पीछे, बिहाइंड द बैक डोर, कुछ बहुत बड़ा नेपाल में चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। इट इज बीन सिमरिंग ऑन, उबल रहा है बहुत समय से। उसको बहाना चाहिए फूटने का।
वो हंडिया फूटने वाली है। प्रेशर कुकर है ना, उसमें प्रेशर बन गया है। नेपाल इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब जिसे कहते हैं, टिक 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 टिक, इट्स टिकिंग। और अगर नेपाल में कुछ भी होता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, हमारा पोरस बॉर्डर है नेपाल से, हमारा पीपल टू पीपल रिलेशन है। आप जाएंगे तो लोग चावल खरीदने हिंदुस्तान आते हैं और फिर चले जाते हैं। एक समय था जब इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने लोग, जो पैसे वाले लोग थे, वो कॉर्डलेस फोन जब बड़ी बात होती थी लेट 90s में और अर्ली 2000s में, अर्ली 90s ही बोलूंगा, तो उसके बाद तो मोबाइल फोन आ गया। नेपाल जाते थे, उत्तराखंड के बॉर्डर उधर से, या फिर यूपी में गोरखपुर की तरफ से, बलरामपुर की तरफ से ऊपर। क्यों? नेपाल में इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते थे। हमारा पोरस बॉर्डर है, वी एंटर एंड एग्जिट। नेपाल में अगर कुछ होता है तो भारत पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है, डायरेक्ट इंपैक्ट। और अगर स्ट्रैटेजिक बात करेंगे तो काठमांडू एक ऐसी जगह है जहां पे दुनिया की शायद ही कोई ऐसी स्पाई एजेंसी होगी, जी हां, शायद ही कोई ऐसी एजेंसी होगी जिसका फुटप्रिंट, यानी जिसके आदमी या जिसके फुट्स ऑन ग्राउंड नेपाल में नहीं होंगे। क्यों? भाई भारत के तो बनता है क्योंकि नेपाल है, भारत से लगा हुआ है। भारत है तो पाकिस्तान, यानी रॉ है तो आईएसआई है। भैया रॉ और आईएसआई है तो चाइनीज है, चाइनीज हैं तो रशियंस हैं, रशियंस हैं तो अमेरिकन हैं, अमेरिकन हैं तो इजरायलीज हैं। आप समझ रहे हैं? शायद ही दुनिया की कोई ऐसी स्पाई एजेंसी होगी जिसका फुटप्रिंट काठमांडू में नहीं हो। मैं बता रहा हूं, दिस इज अ रियलिटी। पर नेपाल की राजनीति में यह भूचाल ऐसे ही आ जाता है क्या? सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम बंद करने से नेपाल की सड़कों पे आग लग जाती है क्या? नहीं, देयर इज समथिंग विच वी कैन नॉट पॉइंट आवर फिंगर्स ऑन, यानी हम कोई ऐसी चीज है, ये जो लिस्ट दे दी है तुमने शुभम कि 26 ऐप बंद हो गए हैं इसलिए नेपाल की सड़कों पे, मैं मानने को तैयार नहीं हुई है। और ना आप मानिए दर्शकों कि फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, पता नहीं इसमें तो आधे मैं जानता भी नहीं हूं, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, ओरा, टम्बलर, क्लब हाउस, मैस्टोडॉन, टिकटॉक, वीटॉक, हमारो पत्रो, सोल, जालो, आईएमओ, लाइन, वीके, रंबल, इस सब बंद करने से किसी देश में प्रोटेस्ट नहीं होता। केपी ओली के खिलाफ है यह प्रोटेस्ट? चाइना का हाथ है या चाइना के तो खास है केपी? तो फिर आर अमेरिकन्स डूइंग इट? वहां पे एक धड़ा है जो कह रहा है भारत ओली जी के साथ नहीं है, भारत प्रचंडा चाहता है। क्या भारत करा रहा है? क्या अमेरिकन्स करा रहे हैं चाइना को डिस्टेबल करने के लिए? चाइना और इंडिया दोनों को तंग करने के लिए उनके लिए बाएं हाथ का काम है। जब बांग्लादेश में शेख हसीना को उन्हीं के घर से सुबह 8 बजे चॉपर में उड़वा सकते हैं अमेरिकन, तो नेपाल तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लाइक ऑन अ स्नैप ऑफ देयर फिंगर कर सकते हैं वो, और इसके मास्टर है, इसीलिए तो अमेरिकन डीप स्टेट है जो है। पर क्या ये अमेरिकन का हाथ है? क्या इससे भारत को परेशान होना चाहिए? क्या इसका असर भारत पे पड़ेगा या इसका कोई असर भारत पे नहीं पड़ेगा? इसी पे है आज पूछता भारत, क्योंकि समझना पड़ेगा जब ये हो रहा है, एक तरफ नेपाल में हो रहा है, वहां दूसरी तरफ ब्रिक्स की इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, मीटिंग बुला ली है। वही BRICS, रशिया, ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, BRIC, ब्राजील, रशिया, समझ रहे हैं? उसी ब्रिक्स की एक आपातकाल वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बैठक, मुझे नहीं याद कब पिछली बार आपातकाल ब्रिक्स की बैठक हुई हो जिसके अंदर शी जिनपिंग एड्रेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, दुनिया अनसर्टेनिटी की जगह, मतलब देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी यानी पता नहीं क्या होगा। कल ट्रंप ने ऐसी सिचुएशन कर दी है कि किसी को पता नहीं कल क्या होगा। एक दिन खड़े होकर कहता है कुछ, अगले दिन कुछ और। मैं अभी कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स को पढ़ रहा था, वो नेपाल पे उनकी इतनी पैनी नजर है, इतनी पैनी नजर है। अभी मेरे साथ इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स मेरे साथ सारे मेरे एक्सपर्ट्स होंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये नेपाल में जो हो रहा है इससे किसका फायदा है? शी जिनपिंग का
डोनाल्ड ट्रंप का या नरेंद्र मोदी का? क्योंकि जितना थोड़ा बहुत मुझे समझ आता है, इन माई कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, कि नेपाल में अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो भारत को उसका नुकसान है, फायदा तो दिखता नहीं है मुझे। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कैन आई हैव मेजर जनरल जीडी बख्शी, जनरल विशंबर दयाल, अंबेसडर वोरा, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, अवधेश कुमार जी और दो लोग और जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले जनरल बख्शी आपके पास जा रहा हूं साहब। मैं जब कोशिश करता हूं जनरल की आज आपको तंग नहीं करूंगा, आई विल गो ऑन टू द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, कुछ ऐसा हो जाता है। नेपाल भारत से लगा हुआ है जनरल, सॉरी फॉर दिस कंटिन्यूस ट्रबल, लेकिन लोग सुनना चाह रहे हैं, लोग समझना चाह रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे तो जिसका जो मन आता है जनरल वो डाल देता है। कोई कह रहा है भारत करा रहा है, कोई कह रहा है शी जिनपिंग करा रहा है, कोई कह रहा है ट्रंप करा रहा है। जनरल व्हाट इज हैपनिंग? जनरल जीडी बख्शी 60-40। देखिए ऐश्वर्या, मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि नेपाल में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये जो ओली हैं, कम्युनिस्ट हैं, एथीइस्ट हैं, इनसे करप्ट सरकार हमने वहां देखी नहीं। नॉर्मली एक प्रजातंत्र में आपकी ऑपोजिशन होती है जो पुश बैक करती है, जो लोगों की ग्रीवेंसेस पहुंचाती है, एयर करती है। नेपाल में ऑपोजिशन भी डिफंक्ट होके बैठी है, वो नॉर्मली कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, और ओली साहब और उनकी पार्टी जिस तरह से पैसे कमा रही है, ठीक है, और जो यूथ है नेपाल का वो बड़ी देर से मार्जिनलाइज्ड फील कर रहा है। देखिए कुछ महीने पहले, बारिशों के पहले, वहां पे राजा साहब को वापस लाओ, राजा लाओ, देश बचाओ, एक वहां पे बड़ी मूवमेंट चली थी। फिर उन्होंने कहा साहब बारिश बहुत बढ़ गई है, बारिश के बाद हम फिर दोबारा इसको जारी करेंगे। एकदम से साहब यहाँ पे बवाल मच गया है, ठीक है। और बवाल मचने का मैं आपको रीजन बता दूं, ये गरीब देश है, किसी बेचारे जो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, वो देश छोड़ छोड़ के ओमान, मस्काट, बहरीन जा रहे हैं, ठीक है साहब। और जो उनके रिश्तेदार बाहर जाते हैं, सस्ता तरीका कॉल करने का क्या है? अरे व्हाट्सएप है, फेसबुक पे मैसेजेस हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नॉट दैट द पीपल ऑफ नेपाल आर वेरी एडिक्टेड टू द फेसबुक, ठीक है। वो उनका सस्ता तरीका है लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करने का, इंटरनेशनल कॉल करने का। वो जब बंद किया तो बवाल मच गया है। ज्यादातर पैसे कमा के बाहर से वापस आ रहे हैं। मैं अभी गया था साहब, क्या कहते हैं, दुबई। कितने सारे टैक्सी वाले बेचारे नेपाल के थे, और वो मेरे को कह रहे थे साहब हमारे देश में तो गदर हो गया। वो कह रहे थे गदर हो गया है साहब, जितनी चोरी डकैती हो रही है ये ओली साहब करा रहे हैं। इनको हटने का एक जाता है, कितने सालों में कितनी सरकारें बदली हो गई हैं, कोई स्थिरता नहीं, कोई कुछ नहीं। और क्या कहते हैं, करप्शन की तो हद हो गई, कोई काम नहीं करवा सकता अपना बगैर पैसे खिलाए इन लोगों को, ठीक है। तो कब तक लोग सहेंगे यार? लोग नाराज तो हैं। अगर फॉरेन एजेंसी इसका फायदा उठा रही है तो क्यों ना उठाए, नाराजगी है तो। लेकिन जब मैंने ये बात कही थी, मुझे कहा गया, मैंने कहा साहब देखिए हमने अपना सेल्फ गोल किया था। जब सोनिया गांधी जी थी, उन्होंने हिंदू राष्ट्र को, हिंदू सरकार जो थी वहां पे, उसको तख्ता पलटाया, ठीक है। कम्युनिस्टों ने वोट लेके नहीं आए थे, वो हथियारों के बल पे आए थे, इंसर्जेंसी करके आए थे, और उनको सपोर्ट करके हमने सेल्फ गोल किया। तो मुझे कहा गया कि बख्शी साहब आपको कुछ नहीं पता, ये पॉपुलर हैं, राजा पॉपुलर नहीं, हिंदूवाद पॉपुलर नहीं, ये पॉपुलर हैं। देख लिया आपने इनकी पॉपुलैरिटी, हाँ, असलियत आ गई सामने की नहीं। Look, the people of Nepal are fed up. They have no option. They don't know where to go. ठीक है। और हम कह रहे हैं कि ओली बड़ा अच्छा है, ओली ने जाए तो प्रचंड को ले आओ साहब, कम्युनिस्टों को रखो, हिंदू राष्ट्र ना बनने दो। अगर वहां के लोग चाहते हैं, आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप कौन होते हैं रोकने वाले? अगर वहां के लोग सोल हिंदू किंगडम इन द वर्ल्ड,
आपने बड़ी एथीस्ट कम्युनिस्ट सरकार, चीन की चहेती सरकार लगाई, बड़े खुश हो रहे थे, और फिर कह रहे थे जाने मत दो, जाने मत दो, जाने मत दो। अरे साहब, दिस इज अ अनपॉपुलर ब्लडी गवर्नमेंट जी। और अब तो ये जेनोसाइड कर रही है अपने लोगों के खिलाफ। ये तो जलियांवाला बाग कर रही है शरेआम। 18 लोग मारे जा चुके हैं, 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। इज दिस द वे यू ओपन फायर ऑन योर डिफेंसलेस पीपल, राइट? ये फिर अगर अमेरिका इसमें ना कूदे तो आप क्या कहना चाहते? आप क्यों नहीं कूदे? आपने क्यों नहीं इसको समझा ग्राउंड सिचुएशन को? ठीक है साहब, कब से हम लोग कह रहे हैं कि साहब वहां हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, नहीं अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे मौका किसने दिया? ओली ने दिया। ओली ने सारा गदर गफलत फैला रखी है जी। ऑपोजिशन भी नहीं आ रही, मीडिया भी बंद है। वो लोग नेपाल के जाएं तो जाएं कहां, उनको तो समझ नहीं आ रहा, वो बस आक्रोश है। और फिर आपने जब सोशल मीडिया बंद किया, प्लीज अंडरस्टैंड, जो उसके रिश्तेदार दुबई में काम करके पैसे भेज रहे हैं, जिससे इकोनॉमी चल रही है, उसको अब आपको खूब ट्रंक कॉल करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कॉल करनी एम्बेसडर को बुलाइए। रोएगा नहीं तो क्या करेगा? रोएगा नहीं तो क्या करेगा? जनरल, आई एम कमिंग टू यू। जनरल दयाल, आपके पास भी आ रहा हूं। एम्बेसडर, कमिंग बैक टू यू। जनरल बख्शी आ रहा हूं। एम्बेसडर, लेकिन मेरा यह सवाल है, नेपालीज एक बहुत बहादुर कौम है, गोरखास, है ना? ब्रिटिश आर्मी में स्पेशल रिक्रूटमेंट होती है, गोरखा रेजिमेंट भारत के पास भी है। नेपालीज में देख रहा था, पुष्प कुमार दहाल 2008 से 2009, 2016 से 2017, 22 से 24, केपी शर्मा ओली 15 से 16, 18 से 21 और 24 से अभी तक, शेर बहादुर देबुआ 17 से 18 और उससे पहले कई बार। इतनी अनसर्टिनिटी, और अभी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर इस प्रेशर कुकर की सीटी बच सकती है तो समझ आ रहा है कि ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज रॉन्ग इन नेपाल। काठमांडू में कुछ भी सही नहीं हो रहा है और इसका सीधा असर भारत पे पड़ेगा, दिल्ली पे पड़ेगा। एम्बेसडर, राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मैं एक बार फिर आपके चैनल पर शरीक हूँ। आई ऑलवेज लव इट, एंड पर्टिकुलरली व्हेन आई एम ऑन योर शो। जनरल साहब की मैं बात सुन, I've been to that country many times. I love it very much. Lots of friends. So पहली चीज तो ये है कि जो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया है, you are also hurting commerce. क्योंकि भारत में भी 6000 डिजिटल ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड होते हैं। फॉर्चुनेटली वी हैव आवर ओन यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, वी हैव भीम एटसेट्रा, तो उसका इतना असर नहीं पड़ेगा। अगर गूगल शूगल कल चला जाता है वहां पे असर पड़ेगा, बट दे डोंट हैव अ नेशनल ऑल्टरनेटिव। दूसरी चीज सर, 3 मुद्दे जब मैं वहां जाता हूं, स्पीक टू यंग पीपल, 3, पहला उनका है करप्शन। अगर आपने सरकारी अस्पताल में जाके दवाई खरीदनी है, दवाई लेनी है, डॉक्टर को दिखाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री, आप घूस खिलाइए। स्कूल में बच्चे को एडमिशन करानी, गवर्नमेंट स्कूल, घूस खिलाइए। करप्शन इज एंडेमिक इन दैट कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार झूठ बोलती है 20%, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज क्लोजर सर टू 60%। इसीलिए देश हजारों की संख्या में दुबई जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, जिनको मौका लगता है यूरोप जाने का, यूरोप भाग जाते हैं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। भविष्य कोई अपना इनको नजर नहीं आता। और तीसरी चीज, महंगाई जो बढ़ती जा रही है, देयर एग्रीकल्चर खत्म हो चुका है सर, फॉर वेरियस रीजंस। बट नाउ द यंग पीपल, जिसको आप जेन जी कहते हैं, मैं तो जेन ए हूं ना, एंशंट, ये जेन जी जो है ये सड़क पे उतरे, दैट वी वांट, हमारा भविष्य हमको वापस चाहिए। कौन इसमें हाथ डाल रहा है? इस समय तक मेरा नहीं मानना कि कोई लोकल पॉलिटिकल पार्टी हाथ डाल रही है। नेपाल, काठमांडू के मेयर ने जरूर कहा है कि मैं समर्थन करता हूं, आई मेट हिम, ही हैज, उनको अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस है। फिलहाल नहीं मेरा मानना है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि चीन को तमाचा मारा जाए, क्योंकि चीन ज्यादा ही फुदक रहा था नेपाल के अंदर। आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, द टाइम विल टेल। बट नेपाल बीमार है इस समय से। 1995-96 से लेकर 10 साल तक ये माओइस्ट इंसर्जेंसी में कितने हजार लोग वहां पे मर गए थे, देश को बहुत नुकसान हुआ था। आई थिंक वी आर हेडिंग टू दैट अगेन, अनलेस ये सरकार, अगर केपी ओली साहब को, जिनकी एक किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था भारत में, अगर उनको अपने देश से मोहब्बत है सर, मेरा मानना, अगेन इफ ही इज लिसनिंग टू मी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वी लव यू, लेकिन आप जरा सरकार छोड़ के चले जाइए, फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट और इलेक्शंस होने दीजिएगा। अदरवाइज you will become Bangladesh 2.0 or something. वहां पे there'll be total chaos, जैसा मैं बांग्लादेश में देख रहे। सर,
मैंने अपने करियर में बहुत बार देखा है, सूडान में देखा है, मैंने जिम्बाब्वे में देखा है, मैंने श्रीलंका में देखा है, जहां जहां wherever I've observed closely, यूथ सुनामी को कोई रोक नहीं पाता। लोग फायदा उठाएंगे, लेकिन इस समय सर देयर इज अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, बहुत एक्साइटमेंट है लोगों में कि वी वांट टू रिक्लेम आवर फ्यूचर। जनरल साहब ने बोला कि वहां पे अपने और हर घर से कोई ना कोई बाहर गया है जनरल दयाल। तो जब आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, मैसेंजर्स बंद कर दोगे कम्युनिकेशन, पर क्या सिर्फ इसकी वजह से ये आंदोलन हो रहा है? अंबेसडर इज सेइंग अभी नहीं लगता कि चाइना प्ले कर रहा है, लेकिन वो आरोप भारत के ऊपर भी लगता है कि भारत नेपाल के अफेयर्स में इतना मेडल करता है। हालांकि केपी ओली से बेहतर भारत के लिए प्रचंडा है, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन काठमांडू में होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, सीधा असर दिल्ली पे पड़ेगा। जनरल ऐश्वर्या, जय हिंद। जय हिंद सर। पहली बात तो ये है कि देखिए, जब से भारत ने हाथ खींचे, वहां 3 स्टेक होल्डर्स थे, भारत, वहां की किंगशिप और वहां का रिलीजन। सर, जब से किंगशिप गई, काफी रिलीजन डाइल्यूट हुआ वहां, और जब से भारत ने अपने हाथ खींचे, और आज से नहीं, मैं तो पिछले 10-12 साल से देख रहा हूं, मैं जब हमने खींच लिया, यू आर राइट, मतलब हमने अपने हाथ खींचे, हमारी भी कुछ गलतियां हैं, बहुत दिन पहले खींचे। और तो 2 बात तो ये है कि वो कमजोर हो गया मुल्क। तीसरी बात ये है कि जब से चाइना ने इन्फ्लुएंस डाला है ना पूरे के पूरे नेपाल में, चाइना एक चीज समझता है कि नेपाल में जो हम बात करते हैं ना कि इंडिविजुअल के अंदर गौरव है, प्राइड है, ऑनर है, ये सब है, तो वो समझता है कि इसको कैसे कंगाल बनाना है। तो जो जनबख्शी बात करे तो उसमें कोई शक की बात नहीं, वहां जॉब्स नहीं है, वहां बिल्कुल बुरा हाल, मोटे मोटे ठेके जो हैं वो ले लेते हैं। वो ये नहीं है कि वो यहां से रूरल यूथ को यूज करते हो, नहीं, वो अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं काउंट करने लगूं सुबह तक, आप काउंट करो द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट चाइनीज एग्जीक्यूट देयर। तो चाइना ने इसको वीक किया, अंदर से वीक किया है। और ऐसे माहौल में 2-3 एजेंसीज हैं दुनिया की जो एक्सप्लॉइट करती हैं, और उसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, स्टूडेंट्स के अंदर आक्रोश हो सकता है, स्टूडेंट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एजिटेशन आ सकता है, स्टूडेंट जो है वो काफी, हमने हिंदुस्तान में देखा, हमने यंग थे जब हमने एजिटेशन देखे, हमने जयप्रकाश नारायण का भी एजिटेशन देखा है। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एजेंसीज इस टाइम पे हाथ डालती हैं, और उन्होंने ये राइट मौका देखा है। शुरू में लोगों ने सोचा बांग्लादेश में भी यही हो रहा है, शायद स्टूडेंट्स कर रहे हैं, शायद ये हो रहा है, शायद वो हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो ISI, CIA, ये जो एक नया नेक्सस जो है ना, जो कुछ और ही खेल रहा है इस पूरे रीजन में, राइट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ने इसमें थोड़ी सी फूक मारी है। मौका वो जो कहते हैं ना कि राइट सिचुएशन थी और इसमें आग लग गई है। लेकिन करप्शन है वहां, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बाकी जो है वो जो सिटीजन, जो नेपाल का जो मूल सिटीजन है, उसकी जो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी इसका एक रीजन है। और ये फाइनली जो इन्होंने ऐप्स वगैरह बंद की, वो एक बहाना मिल गया लोगों को कलेक्ट होके चलते रहने का। पर कोई ना कोई, मैं अभी कल सुबह मैं नाम भी ले दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई ना CIA से घबराता, ना ISI से घबराता। कहीं ना कहीं इसमें एक दरार लाने की कोशिश है कि चाइना इंडिया ब्लेम गेम में आ जाए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया जो है चाइना से किसी किस्म पे ट्रस्ट करे, लेकिन ब्लेम गेम में पॉपुलेशन, हमारा इंटरेस्ट पॉपुलेशन। देखिए, जब अग्निवीर पे भी मैं बोलता था, बार बार मैं कहता था कि इस इलाके में स्टेबिलिटी के लिए नेपाल स्टेबल रहना, भूटान स्टेबल रहना, भूटान हमारे नेपाल पक्ष में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो तो हमारे बहुत जरूरी पार्ट है। जैसे वो हमारे इंटरनल पार्ट ना हो, वो हमारे श्रीनगर JNK ना हो, हमारा लेह लद्दाख ना हो, वो हमारा मतलब हिमाचल ना हो, वो हमारा उत्तराखंड ना हो, लेकिन वो हमारे लिए इतने ही जरूरी है, बफर स्टेट बिटवीन चाइना एंड अस। नहीं, लेकिन जनरल दयाल और जनरल बख्शी, एक सवाल आप दोनों से पूछ रहा हूं। जनरल बख्शी आपसे, प्रोफेसर कमिंग टू यू, अवधेश जी आ रहा हूं। जनरल साहब, ये जो हमने बांग्लादेश में देखा था, उसके अंदर भी ISI और CIA का प्ले था। अभी जिस तरह से ट्रंप ने, शहबाज शरीफ करो या फिर जो आपके दोस्त हैं वो मुल्ला मुनीर, उनको जो गोदी में उठाया हुआ है, इट कुड वेरी वेल बी देयर डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। ISI और CIA एक साथ आ जाए और दोनों का मैसिव फुटप्रिंट है काठमांडू में, जनरल बख्शी, और उन दोनों को सूट करता है।
नहीं, देखिए नेपाल में बड़े दर्जे बड़े पैमाने पे कन्वर्शन हो रही है, उसके पीछे भी इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है। आईएसआई पूरी बॉर्डर बेल्ट में मदरसे खड़े कर रही है, बांग्लादेशियों को बसा रही है, ठीक है, डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज कर रही है। हथकंडे तो नेपाल में बहुत चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको वी शुड हैव बीन अवेयर ऑफ दिस लॉन्ग बैक कि ओली के खिलाफ प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। करप्शन, अगर किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई वे आउट हो कि हाँ साहब ये ऑपोजिशन पार्टी है, ये आपकी आवाज उठाएगी, ये मीडिया है, ये आपके लिए फाइट करेगा, ये पॉइंट आउट करेगा सरकार की करप्शन, कुछ नहीं है। वो तो हर दूसरे साल सरकार बदल रही है, जितने साल नहीं हुए उतने से ज्यादा सरकारें बदली हो गई हैं। आया राम गया राम लगा हुआ है, बिकने को लोग तैयार हैं। ऑपोजिशन कहती है हम तो साहब हार गए तो हम तो साहब बिल्कुल आपके साथ कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, हमको भी साथ लो, हमको भी मलाई खानी है, ठीक है। तो फिर आप ऑपोजिशन का काम कैसे करेंगे, ठीक है। और बोला जाता था कि वो देबुआ साहब और ये जो हैं ये शेयर करेंगे टाइम अपना। ये कम्युनिस्ट आते हैं, ये चीन के चहेते हैं, उसके बाद चीन की डीप पॉकेट्स हैं, ये जाने का नाम नहीं लेते। और कम्युनिस्ट को बिठा के हम बड़े खुश हो रहे हैं साहब, आप भी तारीफ कर रहे हैं प्रचंडा की, ठीक है साहब, वो जेएनयू में पढ़ा हो लेकिन है तो माओइस्ट कम्युनिस्ट, और असली रंग उसने भी दिखा दिए थे जब वो वहां पे राज्य कर रहा था। देबुआ की बात क्यों नहीं करते, कांग्रेस की बात क्यों नहीं करते, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, वहां पे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पे जो लोगों में जेन्युइन आक्रोश है, लेट्स, ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं है साहब, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आप ओली खानदान के हो, प्रचंड खानदान के हो, तो आपकी पांचों उंगलियां घी में है। अगर आप ऑर्डिनरी नेपाली हो तो आपकी तो बुरे हाल है साहब। पर बांग्लादेश में भी ऐसा ही था सर। शेख हसीना का परिवार, खालिदा जिया का परिवार या तो आयरलैंड में रहता है, नहीं तो लंदन में रहता है। उनके मामा के चाचा के भतीजा के नानी के दादी के पोती भी लंदन में नाइट्स ब्रिज में रह रहे, नहीं तो मेफेयर में, हाइड पार्क में उनकी खिड़की हाइड पार्क में खुलती थी। बांग्लादेश में भी यही है, नेपाल में। लेकिन प्रोफेसर तनेजा, इसका असर भारत में पड़ता है। और जहां तक चाइना के इन्वॉल्वमेंट की बात है, ये चाइना के इन्वॉल्वमेंट में बस देख रहा था, अगर आप गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखें, चाइना बना रहा है। जो उनका फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है, जो पॉलीचंद्र इंजीनियरिंग कंपनी और चाइना ओवरसीज को है, वो 28 बिलियन 53 करोड़ का जो है वो चाइना कर रहा है। जो इनका अपर त्रिशूली 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 216 मेगावाट का, वो चाइना कर रहा है। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाली रुपया कौन प्रिंट कर रहा है? चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन। चाइना नेपाल का पैसा प्रिंट कर रहा है। जो उनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है BRI, उसमें 2017 से अगर सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सारी 120 चाइनीज कंपनीज हैं। प्रोफेसर जी, नमस्कार ऐश्वर्या जी, बाकी सबको भी नमस्कार। चाइना सिर्फ नेपाल में नहीं करा ऐश्वर्या जी, क्योंकि आपने बात यहां से शुरू करी है तो मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। चाइना का जो इस समय सिचुएशन है वो पूरे साउथ एशिया को ही अपने डेट के अंदर डुबा चुका है। श्रीलंका में देखें तो ये हाल है, म्यांमार में देखें तो ये हाल है, अफगानिस्तान पूरा उनके डेट के अंदर डूब चुका है। केवल एक इस पूरे साउथ एशिया के समीकरण में केवल एक भारत है जिन्होंने ना तो BRI को एक्सेप्ट किया और ना चाइनीज लोन के अंदर दबने का वो किया। लेकिन ये होते हुए भी, ये स्थिति होते हुए भी, ये केवल नेपाल की क्योंकि नहीं है और पूरे साउथ एशिया की है। चाइना के मंसूबे हम सब जानते हैं। लेकिन मैं बाकी सब विशेषज्ञों से इस समय सहमति रखती हूं कि आज मुझे नहीं लग रहा अभी कि ये किसी बाहरी हाथ का, इसमें किसी फॉरेन हैंड का, चाइना का या पाकिस्तान, ISI, US का अभी के सिचुएशन में शायद हाथ है, क्योंकि ये ज्वालामुखी की तरह था। चाइना इस समय ज्वालामुखी की तरह नेपाल इस समय ज्वालामुखी की तरह बैठा हुआ है। 2008 से लेकर आज तक, चाहे आप इसमें ओली कहें, दबुआ कहें, दहाल कहें, ये सारे मुझे लगता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वहां सरकार किसी की भी रहे,
कॉमन आदमी केवल परेशान है, इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है, बात करी अभी करप्शन की करी, जीडीपी की करी, अनएम्प्लॉयमेंट की करी, एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो मेरे को क्या पाकिस्तान में नहीं है ऐसा? नहीं, बट मैं आपसे बोल रहा हूं पाकिस्तान में नहीं है ऐसा। आप ऑड्स देखिए ना, पाकिस्तान में क्या आर्मी जनरल्स करप्ट नहीं है? पाकिस्तान वहां तो करप्शन की पराकाष्ठा है। यहां तो तब भी 2-4 नहीं 20-25 परिवार होंगे, वहां तो 5 ही परिवार हैं जिनके पास। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तभी तो, क्योंकि यहां पे हमको समझना पड़ेगा नेपाल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। प्रोफेसर, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं जनरल साहब की भी बात मान रहा हूं। जनरल साहब सेज, मैं जनरल जीडी बख्शी सेज कि ऐश्वर्या जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं वहां पे कुछ है नहीं। लोग बाहर आ गए और इतना प्रेशर बढ़ गया है कि सिर्फ एक्स, फेसबुक और ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बंद करने से लोग संसद का दरवाजा तोड़ के घुस गए। तो सोचिए फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे होगी। तो फिर व्हाट शुड भारत डू? भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत पे आता है। मैं नहीं कहता कि नेपाल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या उसके पास B-2 बॉम्बर्स हैं या नहीं है तो इसलिए हमें हमारा पीपल टू पीपल कनेक्ट है, हमारी बाउंड्रीज, वी हैव अ पोरस बॉर्डर, हम पे असर पड़ता है। और इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूं और इसलिए आज उस पर बात कर रहा हूं। मैम जी ऐश्वर्या, देखो भारत के, जैसे आपने कहा कि केवल उनके साथ इकोनॉमिक, इंटरनेशनल ट्रेड, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस नहीं है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे रिलेशंस हैं। और जैसे आपने कहा कि एकमात्र पूरे वर्ल्ड का भी हिंदू राष्ट्र वो है, तो इसके चलते भारत का लेकिन आज की डेट में अभी स्टैंड जो होना चाहिए वो ऐश्वर्या मैं समझती हूँ न्यूट्रल होना चाहिए। अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। भारत दूसरों के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता है, यही हमारी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक स्ट्रैटेजी रही है। और मैं जानूंगी कि अभी भी उनको यही रखना चाहिए। एक सलाहकार की भूमिका वो जरूर अपना सकते हैं कि लोकतंत्र वहां पे जमा रहना चाहिए, वापस मोनार्की नहीं आनी चाहिए। हमने अपना SSB अलर्ट कर दिया है, पोरस बॉर्डर है क्योंकि, लेकिन अभी उनके आंतरिक मामलों में हमको दखल अंदाजी एक स्ट्रैटेजिक रोल से नहीं करनी चाहिए। तो मेरा तो ये मानना होगा जब सब बर्बाद हो जाए तब नहीं। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं प्लीज, मेरा व्यू नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं तो कब करना चाहिए? जब सब बर्बाद हो जाए। 2001 में राजा मरे, अवधेश जी राजा को, एंड दैट राजा वाज प्रो इंडिया, और ये कोई बात छुपी भी नहीं है। नेपाल का शाही परिवार, नेपाल मोनार्की कह लीजिए, किंग कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, देवर प्रो इंडिया, अवधेश जी। वो भारत के समर्थक थे, वो भारत को सपोर्ट करते थे, वो चाइना से दूर रखते थे नेपाल को। उस राजा को उसी के घर में, उसी के महल में AK-47 या जिस भी मशीन गन से भून दिया गया। वी केप्ट क्वाइट, हम चुप रहे। ये उनके भाई उनको राजा बनाने की कोशिश की, हालांकि इनके ऊपर भी आरोप लगे। ओली आए, प्रचंडा आए, देबुआ आए, ये तीनों नेता आए, एक ने भी कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिससे भारत का सपोर्ट। नेपाल कहां खड़ा है आज? त्रासदी में। वो जरा आज का जरा तस्वीरें चलाओ शर्मा। अवधेश जी, भारत को इससे असर पड़ता है। एक तरफ बांग्लादेश, वहां त्राहिमाम है, श्रीलंका ऑलरेडी परेशान है। अगर नेपाल में ये हुआ, पाकिस्तान हमें ऑलरेडी पता है, अफगानिस्तान की हमें पता है क्या है, तालिबान से हम डील कर रहे हैं, हम अपनी जीप काट के अफगानिस्तान से बात करते हैं। अगर नेपाल में ये सिचुएशन हुई तो भारत क्या सोचेगा? 7 समंदर पार की, हम तो चारों तरफ से गिर जाएंगे। अवधेश जी, ऐसा देखिए, ये एक शांत और स्थिर विश्व के, एक शांत और स्थिर विश्व में नीति है कि भारत कहीं हस्तक्षेप न करे। लेकिन भारत हस्तक्षेप न करे और भारत विरोधी स्थिति पैदा हो जाए, ये आज की दुनिया में स्वीकार नहीं है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मलेशिया, ये सब ऐसे देश हैं जिनके आंतरिक स्थिति से भारत सीधा प्रभावित होता है और भारत को वहां के परिवर्तन में अहस्तक्षेपकारी भी भूमिका निभानी ही चाहिए, मैं ये मानता हूं। मैं निजी तौर पर बताता हूं कि मैं नेपाल के खासकर मधेश आंदोलन में लंबे समय तक रहा हूं, मैं वहां गया हूं। मेरे कार्यक्रम पर भी प्रचंड की पार्टी ने एक बार बैन किया था और अनेक नेताओं से मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। इस समय का जो आंदोलन है, अगर हम ये मानते हैं कि 3 तारीख को एक बैन हुआ है और 9 तारीख को नेपाल के इतने जिलों में एक साथ लोग खड़े हो गए हैं और बेरोजगारी कोई 10 और 15 दिन में है, आर्थिक स्थिति 10-15 दिन में खराब हो गई और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, तो ये थोड़ा सा हमको लगता है कि स्थिति के मूल्यांकन में थोड़ी गहराई से जाना पड़ेगा। ये बात सही है
कि इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जाने से, चूंकि $1 बिलियन का जो व्यापार है वह सोशल मीडिया के माध्यम से है। लोग बात करते हैं, आप नेपाल भारत फोन करेंगे तो 1 मिनट का 19 रुपया 50 पैसा लग जाता है अभी नेपाल में फोन करने का, और आप व्हाट्सएप से कॉल करते हैं तो बहुत सस्ता पड़ता है। तो जाहिर है एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन लोगों की जो उम्मीदें थी वो क्या थी, कभी नेपाल के लोगों से पूछने की कोशिश नहीं हुई। 2006 का समझौता माओवादियों के साथ हुआ था हथियार पलटने के बाद, वो कोई जनमत के आधार पर नहीं था। 2008 में जो परिवर्तन हुआ है, आप खुद बता रहे थे, 16 वर्ष में 10 प्रधानमंत्री वहां आ चुके हैं। अब इस समय जो लोग हैं, शेर बहादुर देवबा 3 बार बन चुके हैं। केपी शर्मा ओली के बारे में मान्यता है कि ये इनकी पार्टी में भले इनको संख्या न रहे लेकिन ये सत्ता में ही रहते हैं, और चीन का प्रभाव व्यापक है इस समय, क्योंकि चीन तो हमारी सीमा पर वहां के माध्यम से पहुंच गया है, और एक हुलाई जगह है जिस पर चीन का अतिक्रमण हुआ, और जब केपी शर्मा ओली ने वहां कोई आवाज नहीं उठाई तो हंगामा हो गया था देश में। अभी केपी शर्मा ओली एससीओ मीट में गए थे और वहां उन्हें लीपू लेक दर्रे की आवाज उठा दी, जिस पर शी जिनपिंग ने कहा कि भाई वो एक पारंपरिक दर्रा है लेकिन एक भारत और नेपाल का मुद्दा है। तो केपी शर्मा ओली एक अलग किस्म की भारत विरोधी राष्ट्रवादी भावनाएं भड़काकर शासन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी से नेताओं के प्रति विश्वास इतना घटा है वहां, पॉलिटिकल स्थापित पार्टियों के प्रति विश्वास घटा है वहां, और इस कारण देश में हिंदू राष्ट्र और राजशाही का जो आंदोलन था, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि 20-20, 25-25 हजार की संख्या जो है एक सभाओं में आती थी और पूरे देश में आंदोलन है। उसके जो नेता है दुर्गा साई इस समय जेल से बाहर है और इस आंदोलन का उन्होंने सपोर्ट किया है। तो ये कोई एक रूप आंदोलन है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अलग अलग महत्वाकांक्षाओं के साथ नेपाल लंबे समय से एक आध्यात्मिक देश रहा है, एक धर्म प्रधान देश रहा है, उसको बिना बहस के सेकुलर देश बनाने की एक छटपटाहट उसके अंदर है, और उसके जो परिणाम इस समय देख रहे हैं ईसाईकरण में, इस्लामीकरण में, जिस ढंग से मस्जिदें बन रही है वहां, उन सब के विरुद्ध छोटे छोटे आंदोलन वहां होते रहे हैं, मेरे पास वीडियो आते रहे हैं। तो इन सबको मिला के इस समय ये लगा कि सरकार इसको संभालने में सक्षम नहीं है। और अभी एलन मस्क ने अभी शायद कुछ बयान दिया है या ट्वीट पर मुझे कोई बता रहा था कि उसने कहा कि देश भ्रष्टाचारी है और वहां हमारा रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे मांग रहे थे। अरे भाई, दुनिया भर में पैसे दे के आपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, नेपाल को आप ऐसे घोषित कर रहे हो। तो ये कुल मिलाकर जो सिचुएशन है कि ऐसे नेता जिनको मैं निजी तौर पर जानता हूं कि जब माओवादियों से मार होती थी तो हम लोगों को फोन करते थे, उनके बच्चे अमेरिका में भाई बैठे हुए, परिवार फलाने जगह है, कहां से इतने पैसे आ गए सबके भाई। तो एक असंतोष है, पर ये रियलिटी है, समझ नहीं बट ये रियलिटी है सर। नेपाल की बात करिए, भूटान अलग है, नेपाल की बात करिए, बांग्लादेश की बात करिए, श्रीलंका की बात करिए, पाकिस्तान की बात कीजिए, भारत ऐसे देशों से घिरा हुआ। और नेपाल हां एक लौता हिंदू राष्ट्र है पूरी दुनिया में अवधेश जी, लेकिन करप्शन से अछूता नहीं है। और अभी जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि आईएसआई पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जरा जो एरियल शॉट आया नया देखिए तो कितने लोग सड़कों पे हैं। ये सिर्फ एक्स और व्हाट्सएप की वजह से है क्या? नहीं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, वो परेशान है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास काम नहीं है, उनको पता नहीं करना क्या है, उनका भविष्य अधर में है। लेकिन इसका सीधा असर भारत पे पड़ता है। 2008 में हमारे तत्कालीन प्रणब मुखर्जी साहब ने इंटरवीन नहीं किया था। आज हमारा एक अलग डिसीजन हो सकता है उस पर, लेकिन अगर आज भी हमने इसको ऐसे ही चलने दिया तो जनरल बख्शी अगले साल भर में, उससे भी पहले, हम एक बांग्लादेश जैसी सिचुएशन देख सकते हैं नेपाल में। और फिर हम क्या ताली बजाएंगे उसके बाद? या हम ओली को भी यहां पे चॉपर लैंड करने देंगे उत्तराखंड में और बोलेंगे ठीक है आपको सेफ पैसेज दे देंगे, जैसे हमने शेख हसीना को दिया। बाय द वे, वेयर इज शेख हसीना एग्जैक्टली? गवर्नमेंट नोज। जनरल जी बख्शी, जनरल साहब। मेरे खैर, शेख हसीना वॉज वेरी प्रो इंडिया, वेरी फ्रेंडली टू इंडिया, इसलिए उसको हटाया गया। ओली साहब तो टोटली एंटी इंडिया ना साहब, आप उनको क्यों देंगे शेल्टर? मुझे नहीं समझ आया। आपने उनको वहां थोपा नेपाल के लोगों के ऊपर। टू कट योर नोज, टू स्पाइट योर फेस, यू कट योर नोज, कि राजा को हम हटाएंगे, राजा को हटाएंगे। क्यों? कि जब सोनिया गांधी गई थी पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं जाने दिया क्योंकि वो ईसाई है या क्या है, ठीक है? तो इसके लिए हटा दो, राजा को हटा दो, राजा का तख्ता पलट कर दो। ठीक है साहब, कर दिया आपने।
हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए साहब, सेकुलर बना दिया आपने, और वहां चोर बिठाए, चोर। लेट मी बी ब्लंट एंड ऑनेस्ट, लोग वहां के बड़ी देर से परेशान हैं साहब, जिसके थोड़े भी कान है उनको उनकी दर्द सुनाई दे रही है। ठीक है, हम बोले नहीं साहब, होली तो बड़ा लोकप्रिय है, वो कंट्रोल में है, आप उसके खिलाफ जाओगे तो गदर हो जाएगा नेपाल में। अरे गदर देखो साहब, ये होता है गदर, ये होता है गदर, और ये होली के बरखिलाफ है। ठीक है, वी शुड हैव हैड आवर ईयर्स क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, यू कांट से कि ये सब औरों की गलती है, औरों ने किया। ऐसी सिचुएशन वहां पे होने दी तो फिर इस टाइप में तो आना ही था ना साहब, इस टाइप में तो आना ही था। प्रेशर कुकर है, आप दबा के रखो उसको कि हाँ साहब ओली ने बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है, बख्शी साहब को कुछ नहीं पता, बिशंबर साहब को कुछ नहीं पता, फौजी बकवास कर रहे हैं। अरे साहब, हमारे पलटनों में नेपाली सिपाही हैं, जानते हैं हम इन लड़कों को, बेचारों को, बहुत अच्छे हैं। आपने तो इनकी नौकरी भी बंद करा दी है, वो नहीं बनना चाहते अग्निवीर। जो एक जॉब का मादा था, एक एक एक, एक उनके पास था मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, वो भी गया। ठीक है साहब, ये आक्रोश है वहां पे साहब, वहां नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, करप्शन हदों से पार कर रही है, ऑपोजिशन काम नहीं कर रही, मीडिया काम नहीं कर रहा, किसके जाएं तो किसके पास जाएं? फिर लोग सड़कों पे आएंगे, गदर अगजनी करेंगे, एनार्की आएगी साहब। ठीक है, और हम होली से चिपक गए कि बड़ा चहेता है हमारा, कम्युनिस्ट है, माओइस्ट है, ये चीन का पीछे लग्गू है, ये हमको इससे क्या इतना रोना धोना? अगर यहां से भाग के आता है तो हमको सीधा बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, अमेरिका का या बेजिंग का। He doesn't deserve any sympathy from India. ये चोर है। ठीक है साहब, ये चोर है, तभी इतना हजूम खड़ा है। बड़ी देर से नेपाल के लोग कह रहे हैं साहब कुछ करो नहीं तो बम फट जाएगा, बम फट जाएगा। वो फट रहा है, अब दो गाली अमेरिका को, दो गाली इसको, दो गाली उसको। हाँ, दे विल फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, वो तो मौका ढूंढते हैं ऐसा। ठीक है, फ्लैश मॉब, फ्लैश डांस मॉब इकट्ठे करना तो CIA की फितरत है, बट मौका किसने दिया ना साहब? मौका किसने दिया? जनरल दयाल, जो धुआं निकल रहा है, देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर। राइट जनरल बख्शी, बाय द वे। जनरल दयाल एंड एम्बेसडर। जनरल दयाल, देखिए ऐश्वर्या, मैं बिल्कुल इन चीजों में विश्वास नहीं करता कि आप 1,25,000 लोगों को पेंशन देते हो, 4,000 करोड़ रुपए आप पेंशन डिस्पर्स करते हो अपने नेपाल में, और आपके स्टेक्स नहीं है, और चाइना के स्टेक्स हैं, और सबके स्टेक्स हैं, और हमारे स्टेक्स नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल, और हम दर्शक बने रहे, वो देश उथल पुथल होता रहे, जैसे जनरल बख्शी कह रहे हैं, ओली साहब आए, वो बिल्कुल उनकी लैब में बैठे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हम डायरेक्टली वो, बट मेरा मानना यह है कि भारत को अपने पड़ोस में, खासकर नेपाल और भूटान के लिए बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। और ऐसी चीजें, मतलब अगर स्टूडेंट्स में इतना आक्रोश है, अगर इसमें फॉरेन एजेंसीज नहीं इन्वॉल्व है, तो मैं सोचता हूं कि भाई शायद ये अपने आप में दुनिया में एक यूनिक एग्जाम्पल होगा। वरना ISI और CIA ने इस मौके का फायदा उठा के कहीं इसमें जरूर आई मीन घी का काम किया इस आग में, और भारत को बहुत क्विकली ग्रास्प करना चाहिए सिचुएशन से। ओली को तो यहाँ आएगा ही नहीं, वो तो पाकिस्तान, यहाँ वो चाइना जाएगा, वो तो यहाँ आएगा ही नहीं। सवाल उसका नहीं है, सवाल लोगों का है, सवाल पीपल टू पीपल है। सवाल ये है कि दुनिया भर के उत्तराखंड के अंदर रिलेटिव्स हैं जिनके बच्चे नेपाल में हैं, उनके यहाँ बच्चे हैं। सवाल इस चीज का है, सवाल दो कंट्रीज की पूरी ऐतिहासिक, जो हमारा कल्चरल, जो हमारी एफिलिएशंस हैं, जो हमारी एक हमारा बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड को हम कैसे छोड़ सकते हैं? दुनिया नहीं छोड़ती। अगर अमेरिका के पड़ोस में इस तरह से होता है, वो चुप रहता है, चाइना चुप रहता है कुछ मुद्दों पे जहां उसके इंटरेस्ट है, वो अंदर काम करते हैं। पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क जो है वो जाके अपना अजरबैजान के साथ मिल जाता है। तो भारत का तो साहब, अगर नेपाल में भी आप कह रहे हो साहब हमारी पॉलिसी ये है, हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, हम जो हो रहा होने दो, तो भारत पे बात आएगी एक दिन। हमारे डोर पे जब चीज खड़ी हो तो घर के अंदर घुसेगी भाई, ऐसे नहीं तो ऐसे घुसेगी।
तो मेरा मानना ये है कि भारत को बिल्कुल नहीं चकना चाहिए, किसी चाइना से, किसी अमेरिका से, किसी से नहीं। हमारा है और उसमें हमारी जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन, अगर पीस लानी है, स्टूडेंट्स को अगर अप्रोच करना है, गवर्नमेंट को अगर उधर आपको एडमॉनिश करना है, आप कीजिए साहब, क्या प्रॉब्लम, पूरा इंडिया आपके साथ है। एवरी इंडियन इज, आई थिंक ऑन दिस इशू एवरी इंडियन विल बी विद मोदी एंड मोदी इज गवर्नमेंट। अगर आप बैठे रहेंगे और ये होता रहेगा तो फिर हो रहा है, फिर आगे भी होएगा। सर, मैंने बहुत ध्यान से सुना है जनरल साहिबान को, ब्रिलियंट एनालिसिस। माय क्वेश्चन हियर इज सर कि व्हाट शुड वी डू? अवॉइड पैनिक एंड अवॉइड ओवर रिएक्शन, ये हमारी परंपरा है। आई कैन मेक ऑल काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स, आई कैन डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, बट हाउ विल दैट हेल्प? ये क्यों हो रहा है वहां पर? ओली इतना अनपॉपुलर क्यों है? स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? आपका क्या ख्याल है सर कि सीआईए वहां पहुंचेगा और एक दिन में आग लगा देगा? नहीं सर, सीआईए के पास इतने नेपाली एजेंट्स नहीं है कि वो आग लगा सके, ना चाइना के पास है। चाइना तो वैसे ही इज वेरी वेरी अनपॉपुलर इन नेपाल। मेरा अपना मानना है दैट दिस इज काफी सारे मुद्दे थे इन विच द पीपल वर अनहैप्पी, दे ऑल कम टुगेदर, और अब ये भड़क रही आग। पर हमें देखना है, वी हैव टू वॉच इट सर, मस्ट नॉट गो फॉर अ नी जर्क रिएक्शन। वो हमारी दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉट इन डिप्लोमेसी। आराम से हम देखते हैं, लेट्स वॉच फॉर अ डे और 2 or 3 or 4 or 5 एंड देन सी विच वे द विंड ब्लोज सर। किसी का इंटरेस्ट नहीं है नेपाल को अपना चमचा बनाने में एक्सेप्ट चाइना, और चाइना भी वहां बहुत बुरी तरह से पिटेगा, बिकॉज़ द नेपालीज डोंट लाइक चाइना सर, लेट्स बी ब्लंट अबाउट इट। चाइना वहां 100 करोड़ ट्रिलियन क्वाड्रिलियन लगा दे। नेपालियों को चाइना पसंद नहीं, लेकिन चाइना को तो नेपाल पसंद है ना सर, बट दैट हैज टू बी टू वे ना। शादी एक तरह, तलाक तो पहले हो जाएगा, लेकिन वही तो हो रहा है सर। 2001 से लेके 25 तक वही तो हो रहा है। इंडिया ने अपना हाथ खींचा है, चाइनीज हैव गिवन अ लॉन्ग आर्म। मैंने सिर्फ अभी 15 प्रोजेक्ट देखे, 15 प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट उनका पैसा सर, नेपाली रुपया चीनी कंपनी छाप रही है, नेपाली बिजली चीनी कंपनी बना रही है, नेपाली एयरपोर्ट चीनी कंपनी बना रही है, नेपाली रोड चीनी कंपनी बना रही है। आप नाम लीजिए और वो चाइनीज कर रहे हैं। आप नेपाल में कदम रखते हैं, अगर आप सड़क पे कदम रख रहे हैं तो वो चाइनीज कंपनी ने बनाया है। चाइना इज ओवरटेकिंग नेपाल, उसके लिए वो स्ट्रेटेजिक फायदा है। अब चाहे नेपाल के लोगों को पसंद ना हो एम्बेसडर, बट कर तो वही रहे हैं। अब वो करप्शन के जरिए हो रहा हो, जैसे भी हो रहा हो सर। आपने आतंकिस्तान का नाम सुना है? चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर है। द पाकिस्तानीज आर बूटिंग देम आउट सर। ये नहीं होता है इन 2025 that you take over a country like this. You don't. The Chinese are stupid. जो आप वहां पर लोन्स देते जा रहे हैं, डेट ट्रैप में फंसा रहे हैं, there will be a revolt. 150 देश उनके BRI में बचे have joined it. 140 तो कहते हैं पैसे वापस नहीं करेंगे, कर लो जो करना है। तो ये चीज आप देखिएगा सर, the reaction begins और फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा सर। We are playing our cards brilliantly. We are waiting to see. चाइना को तमाचा पड़ेगा और अमेरिका भी, मेरा मानना है, फूक फूक के वहां कदम रखेगा, बिकॉज दिस इज माई एरिया सर। मैं उनके लिए बहुत दंगा कर सकता हूं अगर मैं चाहूं। अगर अमेरिकन घुसते हैं, चाइनीज को तो they'll destroy themselves, there's no question. So I think sir, we are on the right path. हल्के हल्के देखते चलेंगे आगे। ओके, एंडिंग कमेंट्स प्रोफेसर। जी, मैं पहले भी एम्बेसडर वोरा से वाकिफ रख रही थी और अभी भी रख रही हूँ। माई स्टैंड हैज नॉट चेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर मेजर दयाल एंड मेजर बख्शी आर सेइंग। हमें बिल्कुल अभी फूक फूक के कदम रखने चाहिए एंड आई टोटली बिलीव चाइना, देखो डेट ट्रैप अगर कर रहा है, चाइना इंटरनल प्रॉब्लम्स में इतना फंस चुका है। एवरग्रांडे की वहां प्रॉब्लम आए, रियल एस्टेट उसका क्रम्बल्ड है, एजिंग इकोनॉमी है, चाइना अपनी प्रॉब्लम से अभी जूझ रहा है एंड बिल्कुल डिस्ट्रेस प्रॉब्लम में सिचुएशन है चाइना आज की डेट में भी। जनरल दयाल wants to comment. तो आई वुड सजेस्ट वेट एंड वॉच, बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं है ना, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग वहां पे कोई ऑपोजिशन हो। ऑल्टरनेटिव क्या है इंडिया के पास एस्टैब्लिश कराने के लिए? एक मिनट नेपाली कांग्रेस, जब जनरल बख्शी और हम लोग बोलते हैं ना बैड ऐश्वर्या एक्शन लेना चाहिए, तो हमारे डिप्लोमेट सोचते हैं कि हम फौजी हैं, राइफल ताना और गोली मार दो। हम नहीं कह रहे कल ही चल के जाके आप नेपाल में पहुंचाओ। अरे भाई, नेपाल के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, वो अनफोल्ड होनी चाहिए। हम लोगों ने हम कह रहे हैं ना, हमने बहुत देखा है, बहुत क्लोजली देखा है।
आप साहब 4,000 करोड़ रुपए दे रहे हो, 30,000 लोग उनके आपकी फौज में भी होंगे, 30 से ज्यादा, उनकी पे एंड वो भी दे रहे हो, उनकी फैमिलीज का भी वो दे रहे हो। कई मुल्क देखा 1,25,000 लोगों को पेंशन देता हो और उसमें जो मर्जी होता रहे, कैसा हम सोचेंगे, हम देखेंगे, हमें वेट एंड वॉच करनी चाहिए। अरे हम भी कह रहे वेट एंड वॉच कीजिए, हम ये नहीं कह रहे कल टैंक उतार दीजिए वहां, पर हम ये कह रहे कि डोंट बी म्यूट स्पेक्टेटर्स। टुडे द इंप्रेशन यू गिव इज दैट वी आर म्यूट स्पेक्टेटर्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड वी हैव, और हमने अपने आप को विड्रॉ कर लिया उधर से। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि अगर हमें चाइनाज को कट करना था, लॉसेस सफर करने थे, तो हम कट करते उनको हमें अपनी कंपनीज को एनकरेज करना चाहिए था, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कट करना चाहिए। ओके अवधेश जी, ओके जनरल पॉइंट टेकन। अवधेश जी, एंडिंग, आई हैव टू एंड दिस शो नाउ। अवधेश जी, दादा देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार कभी भी मूक दर्शक नहीं है। भारत के सक्रिय होने का नेपाल में हमेशा एक मेथड रहा है और भारत हमेशा सक्रिय रहता है, लेकिन वो हस्तक्षेपकारी भूमिका नहीं होती है। नेपाल में जब भी समस्या होती है तो वहां के नेता, वहां के लोग भारत से संपर्क करते हैं और भारत से ही चाहते हैं कि ये सहयोग करे। लेकिन दूसरी स्थिति यह होती है कि जब भारत खड़ा होता है तो नेपाल की पढ़ाई में इतना भारत विरोधी भावना पैदा कर दिया गया है कि भारत के बनाए हुए कमरे में प्रोफेसर पढ़ाएंगे कि भारत एक विस्तारवादी देश है। लेकिन आप देखिए कि हम लोगों के तो गांव-गांव के रिश्ते हैं, वहां लोग एक दूसरे से रोज मिलते हैं, बात करते हैं, सीमा लगी है, इधर खेत आपका है, उधर आपका है। तो वो इतना भारत सक्रिय नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है। हाँ, हमारे इंटेलिजेंस का लगातार फेल्योर रहा है वहां, ये बात सच है। कोई ये माने ना माने, चीन का इतना विस्तार है कि चीनी दूतावास वहां के मंत्रियों को बुला करके दूतावास में बात करता है, वहां के अफसरों को बुलाकर बात करता है, वहां के नेता वहां से जाकर सुझाव लेते हैं जो पहले भारत के दूतावास की थी। तो एक सिचुएशन है, लेकिन भारत इस समय जहां तक मेरी जानकारी है फुल्ली एक्टिव है, नजर रखे हुए हैं। भारत को ये संप्रभुता नजर रखने वाली बात है ना अवधेश जी, ये मैंने 2008 में भी कह रहा हूं, मेरे को याद है स्वर्गीय प्रणब दा ने, स्वर्गीय प्रणब दा ने भी कहा था हमने नजर बनाई हुई है, वी वांट द पीपल ऑफ नेपाल। उन्होंने भी कहा था कि नेपाल की जनता चुने अपनी अगली सरकार, बिल्कुल चुने। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर हम ये होने देंगे, हमने बांग्लादेश में होने दिया, फर्क है। शेख हसीना बहुत ओवर प्रो इंडिया थी, केपी ओली प्रो इंडिया नहीं है, लेकिन नेपाल हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बांग्लादेश। और अगर कल्चरली बोलें तो कई गुना ज्यादा। दुनिया का एक लौता हिंदू राष्ट्र है, एक लौता हिंदू राष्ट्र, और उसका हाल देख लीजिए। ये काठमांडू की सड़कें हैं, उनकी संसद, उनके राष्ट्रपति भवन, उनके प्रधानमंत्री के आवास, उनके मंत्रियों के आवास के आगे 144 टाइप धारा लगा दी गई है, जो भी उसके बराबरी की होती है नेपाल में। हालत नेपाल में गड़बड़ है। अभी भी अगर हम नजर बनाए रखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH